मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम जो खाना खाते हैं उस भोजन का जो है पाचन होता है। उस पचे हुए भोजन से श्वसन की प्रक्रिया द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कोशिका के अंदर संपन्न होती है। तो भोजन को और ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक, ऊतकों तक और कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य है वो परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है और इसके अंदर जो माध्यम है वो होता है रक्त। तो ये जो भोजन और ऑक्सीजन जो है ये रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचती है। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र जो है, परिसंचरण तंत्र के तीन भाग होते हैं। परिसंचरण तंत्र के तीन भाग। पहला इसका जो भाग है वो है रक्त, ब्लड। दूसरा इसका जो भाग है वो है हार्ट, और तीसरा इसका जो भाग है वो है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। ये परिसंचरण तंत्र के तीन भाग है जिनके बारे में हम आज ये चैप्टर जो है इसमें शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है परिसंचरण तंत्र जो है जंतुओं में दो प्रकार का होता है। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। तो इनमें दो प्रकार का होता है, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र जो है अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो है रक्त के माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर की विभिन्न तकों और कोशिकाओं तक जो है सप्लाई होती है। तो खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो है रक्त जो है वो वाहिकाओं में नहीं बह करके खुला ऊतकों के मध्य खुला बहता है, यानी पूर्ण रूप से नलिकाओं के अंदर रक्त जो है नहीं बहता है, वो बीच बीच में ऊतकों के मध्य गुहा में आ जाता है, इसलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसके जो उदाहरण है वो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु है इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिनमें रक्त जो है वो पूर्ण रूप से नलिकाओं में नहीं बहता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहा जाएगा? जिसमें रक्त पूर्ण रूप से बंद नलिकाओं में नहीं बहता है। दूसरा प्रकार का है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो है रक्त जो है पूर्ण रूप से
रक्त पूर्ण रूप से नलिकाओं में बहता है। यानी इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त जो है वो नलिकाओं से बाहर ऊतकों में नहीं आता, वो पूर्ण रूप से नलिकाओं में ही बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र जो है ये एनेलिडा, इसके अलावा सिफेलोपोडा जो मोलस्का का एक वर्ग है, इस वर्ग के जंतुओं में, इसके अलावा जो कशेरुकी जंतु जितने भी है उनमें सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है परिसंचरण तंत्र के भाग है और ये इसके प्रकार। फिर नेक्स्ट जो है हम इसका जो पहला भाग है रक्त, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड, रक्त या रुधिर। तो ब्लड के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। सबसे पहले कि ब्लड जो है तरल संयोजी उत्तक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ब्लड की जो पीएच है वो लगभग 7.4 होती है, यानी ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त की जो मात्रा है, रक्त की मात्रा वो लगभग 5 लीटर होती है। और रक्त का जो अध्ययन है, रक्त का अध्ययन उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो ये ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसकी जो संरचना है, कंपोजिशन, ब्लड का संगठन अगर हम देखें तो ब्लड जो है रुधिर, ये दो भागों से मिलकर बना होता है मुख्य रूप से। एक इसका तरल भाग और एक ठोस भाग। रुधिर का जो तरल भाग है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा। और इसका जो ठोस भाग है जिसमें रुधिर कोशिकाएं आती हैं। तो ब्लड का जो कंपोजिशन है, इसका जो संगठन है वो मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्लाज्मा और एक रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की है। एक तो आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं, एक डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक प्लेटलेट्स। तो ये रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की है। अब हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, जो रक्त का जो तरल भाग है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा है। पूरे रक्त का
55% भाग प्लाज्मा होता है और शेष जो 45% भाग है वो रुधिर कणिकाएं होती है। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल है। हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल है। क्षारीय का मतलब है इसकी जो पीएच है वो भी हमने देखा था 7.4 होती है जो क्षार की पीएच है। अब इसका जो पीला रंग है वो इसमें उपस्थित वर्णक के कारण होता है, पित्त वर्णक। फिर इसका अगर हम कंपोजिशन देखें प्लाज्मा में तो प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और शेष जो 10% है इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ 10% होते हैं, 90% इसमें जल होता है। तो ये जो 10% है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, इसमें जो प्रमुख जो पदार्थ है तो इनमें एक तो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो ये जो प्रोटीन है ये रक्त में परासरण दाब बनाए रखती है, रक्त का परासरण दाब बनाए रखती है। ग्लोब्यूलिन ये एंटीबॉडी निर्माण में सहायक है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है ये एंटीबॉडी निर्माण में सहायक है और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रक्त स्कंदन कारक है। रक्त का धक्का बनाने में ये दोनों कारक सहायक है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और यूरिया ये सभी जो है ये कार्बनिक पदार्थ है जो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत इसके अंतर्गत कुछ जो है आयन्स होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, इस प्रकार के आयन होते हैं जो इसका अकार्बनिक भाग बनाते हैं। तो इस तरीके से जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बारे में आपको ये डिटेल जो है आपको याद रखनी है। कि प्लाज्मा के बाद में रक्त का जो दूसरा भाग है वो है रुधिर कोशिकाएं। ब्लड कोर्पसल्स, यानी ये एक प्रकार की कोशिकाएं ही है, लेकिन जो फीचर्स थे कोशिका के अंदर होते हैं वो फीचर्स जो है रक्त कोशिकाओं में पूरे नहीं होते हैं, इसलिए इनको सेल्स नहीं कह करके कोर्पसल्स कहा जाता है। क्योंकि इसमें एक कोशिका के अंदर जो टिपिकल फीचर्स होने चाहिए वो इसमें नहीं होते हैं रुधिर कोशिकाओं में। तो कोशिकाएं अभी हमने देखा कि 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके
भाग हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको रक्ताणु भी कहा जाता है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स या इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है आरबीसी को। आरबीसी जो है ये कुल रुधिर कोशिकाओं की कुल रुधिर कोशिकाओं की 99% जो है आरबीसी होती है। यानी रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी उपस्थित होती है। आरबीसी का जो निर्माण है, इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रेड बोन मैरो, इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो जो है ये हमारे जो बोन होती है, हड्डी के अंदर उसकी जो कैविटी है वो जो है इसके अंदर एक ऊतक होता है जिसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। वहां पर इन कणिकाओं का निर्माण होता है। इनका जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन होता है। जीवन काल लगभग 120 दिन, या इसको अपन 4 महीने लिख सकते हैं। और जब ये कमजोर हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, कमजोर और वृद्ध होने पर इनका अपघटन होता है। और अपघटन जो है यकृत और प्लीहा, इन अंगों के अंदर इनका अपघटन होता है आरबीसी का। आरबीसी का जो शेप है, इसका जो आकार है आरबीसी का, वो उभयावतल होता है, बाइकॉन्केव। इसका जो शेप है वो बाइकॉन्केव, यानी ये इस तरीके से हम देखेंगे तो अगर इसका बीच में से अगर काटते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देती है। और आरबीसी जो है इसका शेप इस तरीके से दिखाई देता है। ये लाल रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन, जो एक श्वसन वर्णक है, आरबीसी में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है, इसकी वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल रंग दिखाई देता है, रेड कलर। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करके हमारी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन जो है ये एक संयुग्मी प्रोटीन है। इसके 2 भाग होते हैं। हीमोग्लोबिन, इसके 2 भाग है, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम जो है ये आयरन
ग्लोबिन जो है इसका प्रोटीन भाग, ग्लोबिन इसका प्रोटीन भाग होता है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन यानी लौह तत्व की आवश्यकता होती है जो इसका हीम भाग बनाता है, और ग्लोबिन जो है इसका प्रोटीन भाग है। इसके प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये इस प्रकार से 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है जो हीमोग्लोबिन अणु को बनाती है। अब जब इसका अपघटन होता है, यकृत और प्लीहा में आरबीसी का अपघटन होता है, तो उसके साथ में हीमोग्लोबिन का भी अपघटन होता है। हीमोग्लोबिन का अपघटन जब होता है तो हीम में से जो आयरन जो है वो यहाँ पर यकृत में स्टोर कर लिया जाता है, और आयरन के अलावा जो हीम का शेष भाग बचता है उससे फिर लवण बना, जो वर्णक है वो बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ में इसका जो ग्लोबिन प्रोटीन भाग है, प्रोटीन को तोड़ करके उससे अमीनो अम्ल बनाए जाते हैं, जिससे वापस जो है नए प्रोटीन बनाए जाते हैं। इसके अलावा आरबीसी से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं कि आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी जो है साइज में वो एम्फीबिया वर्ग के अंदर होती है। सबसे छोटी जो आरबीसी है वो मेमेलिया यानी स्तनधारियों में होती है। स्तनधारी वर्ग के अंदर साइज में छोटी आरबीसी होती है। मेमेलिया की अगर बात करें स्तनधारियों में सबसे बड़ी साइज में आरबीसी जो है हाथियों में होती है, और सबसे छोटी आरबीसी वो कस्तूरी मृग में होती है। कस्तूरी मृग में सबसे छोटी आरबीसी होती है। समस्त जंतुओं की बात करें तो समस्त जंतुओं में एम्फीबिया में सबसे बड़ी आरबीसी होगी, और मेमेलिया में सबसे छोटी। अगर मेमेलिया की बात करें तो मेमेलिया में सबसे बड़ी हाथी के अंदर आरबीसी होती है, और सबसे छोटी जो है वो कस्तूरी मृग के अंदर होती है। इसके अलावा आरबीसी जो है इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये इसकी सबसे खास विशेषता है कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। इसके अलावा इसमें अन्य कोशिकाएं भी अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक के साथ में अन्य कोशिकाएं जो है वो भी इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसके अंदर अन्य कोशिका नहीं होने की वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है काफी अधिक हो जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो आरबीसी एक ऐसी कोशिका है, जंतु कोशिका या मानव के अंदर, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी के बाद में नेक्स्ट जो है वो है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इन कणिकाओं का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा और इसके साथ साथ में लसीका ऊतक में होता है।
इनका जो निर्माण है लाल अस्थि मज्जा और लसिका उत्तक में इनका निर्माण होता है। इनकी जो संख्या है वो आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है। दोनों का अगर अनुपात देखें अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में, तो इनका जो अनुपात है वो 600 अनुपात 1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1 होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी इनमें केंद्रक होता है, लेकिन इनका जो केंद्रक है वो कई पिंडों में बंटा हुआ होता है। इन कोशिकाओं में कणिकाएं पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स। उन कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, कणिका में और अकणिका में, यानी ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। जिनमें कणिकाएं उपस्थित होगी वो ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें नहीं होगी वो एग्रेन्युलोसाइट। अब जो कणिका में डब्ल्यूबीसी है उसको आगे और 3 भागों में बांटा गया है। इनका ये जो विभाजन है ये अभिरंजक के आधार पर किया गया है कि सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों से, अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित हो सकती है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल कहा गया है। ये फेगोसाइट प्रकार की होती है। फेगोसाइट यानी ये जीवाणुओं का भक्षण करती है, न्यूट्रोफिल। दूसरे प्रकार के जो है बेसोफिल, ये क्षारीय अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू, क्षारीय अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू से नीले रंग में अभिरंजित होती है। इनके द्वारा बेसोफिल के द्वारा हिस्टामिन व हिपेरिन स्रावित किए जाते हैं, हिस्टामिन और हिपेरिन, और ये जो है एलर्जी क्रियाओं में ये सहायक होते हैं। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक है वो 2 से 7 पिंडों में बंटा हुआ होता है। इस प्रकार से इनका केंद्रक 2 से 7 पिंडों में बंटा हुआ होता है और ये पिंड आपस में जो है तंतुओं द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनका केंद्रक जो है वो 2 पिंडों का बना हुआ होता है, द्विपिंडीय होता है। इस प्रकार से इनका केंद्रक होता है बेसोफिल का, और इनमें याद रखना है ये सारी अभिरंजक से अभिरंजित होती है और इसके द्वारा हिस्टामिन और हिपेरिन स्रावित किए जाते हैं। तीसरे जो है इयोसिनोफिल, इनको एसिडोफिल भी कहा जाता है क्योंकि यह अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होते हैं। इयोसिन से अभिरंजित होते हैं, लाल और गुलाबी रंग में अभिरंजित हो जाते हैं। इनका केंद्रक जो है 2 से 3 पिंडों में बंटा हुआ होता है और परजीवी संक्रमण और एलर्जी के समय इनकी संख्या जो है अचानक बढ़ जाती है, यानी इन क्रियाओं में ये सहायक होते हैं इयोसिनोफिल। तो ये जो है ग्रेन्युलोसाइट जो कणिका में डब्ल्यूबीसी है उसके 3 प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। फिर आते हैं अपन अकणिका में अग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट
और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट ये भी फेगोसाइटिक प्रकृति की होती है, रोगाणुओं का भक्षण करती है और इनकी एक विशेषता ये है कि ये जो रक्त केशिकाएं होती है उसकी ये इस प्रकार से इसके अंदर रक्त प्रवाहित होता है, रक्त के अंदर ये कोशिकाएं होती है, तो इनकी विशेषता ये है कि ये इसकी भित्ति में से बाहर निकल सकती है, जिसको कोशिका पायन या डाइपेडेसिस कहा जाता है। तो ये इनकी विशेषता, ये इनकी भित्ति में से बाहर निकलकर ऊतकों के मध्य आ जाती है और वहां पर इनका आकार बड़ा हो जाता है और बड़े आकार की जो मोनोसाइट है, बड़े आकार की जो मोनोसाइट जो होती है उसे मैक्रोफेज कहा जाता है। मैक्रोफेज, ये जो मैक्रोफेज है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम लाइन बनाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, प्रथम सुरक्षा पंक्ति। ठीक है, ये मोनोसाइट के बारे में, इनका केंद्रक जो है सेम के बीज की आकृति का होता है। फिर दूसरे प्रकार का आता है लिम्फोसाइट। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लिम्फोसाइट को भी दो भागों में बांटा गया है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका निर्माण रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में होता है और इनका जो कार्य है वो एंटीबॉडी निर्माण, एंटीबॉडी निर्माण करना है और बोन मैरो में इनका जो है निर्माण होता है, साथ साथ में इनका विकास भी बोन मैरो के अंदर होता है। इनका जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन इनका जो विकास है, मैच्योरेशन है, वो थाइमस ग्रंथि में होता है। इस वजह से इसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है और ये जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है, टी लिम्फोसाइट। तो ये ग्रैन्युलोसाइट दो प्रकार के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। फिर तीसरे प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं हैं जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का जो निर्माण है ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनके तंतु होते हैं, उनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। इनका जो प्रमुख कार्य है वो रक्त का थक्का बनाना है, यानी जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है, चोट लगने पर जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें कटाव हो जाता है और वहां से रक्त बहना शुरू हो जाता है। तो उस समय पश्चात जो है रक्त अपने आप रुक जाता है, तो उसको रोकने का जो कार्य है वो प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट्स स्तनधारियों में प्लेटलेट्स होते हैं और अन्य जंतुओं में इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये रक्त के बारे में है। रक्त को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा तरल भाग होता है और रुधिर कोशिकाएं ठोस भाग है। रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम आगे पढ़ेंगे।